हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, बच्चन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हिस्ट्री रिवीजन क्लास में आज हम गुप्तोत्तर काल के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो वर्धन वंश शुरू होता है। तो वर्धन वंश की जानकारी के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं वह है बाणभट्ट द्वारा जो है रचित हर्षचरित नामक ग्रंथ और ह्वेन सांग की सी.यू.की। ठीक है, इनसे जो है इसकी जानकारी मिलती है। हर्षवर्धन ने दो अभिलेख हर्षवर्धन के समय के प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से? बांसखेड़ा अभिलेख और मधुबन अभिलेख। तो ये अभिलेखों का नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है कि किस राजा से जुड़े हुए हैं। तो ये हर्षवर्धन से। बांसखेड़ा अभिलेख जो कि शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में है, और मधुबन जो है अभिलेख मऊ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख है। तो याद रखिएगा, इसमें भी जो है पुलकेशिन द्वितीय से राजा हर्ष हार गए थे। तो इसकी जानकारी इसी से मिलती है हमको, चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख से, है ना। बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित में हर्ष के आदि पूर्वज का नाम पुष्यभूत बताया गया है। ठीक है, हर्ष के पूर्वज श्रीकंठ राज्य के शासक थे। इसकी जानकारी जो है अस्थाणुवीश्वर अर्थात थानेश्वर, इसको अर्थात अस्थाणुवीश्वर या थानेश्वर भी कहते हैं, लेकिन मेन रूप से इसको इतिहास में थानेश्वर ही पढ़ा जाता है। ठीक है, थानेश्वर कहा गया है। प्रभाकर वर्धन इस वंश का प्रथम जो है स्वतंत्र शासक था। इसने जो है महाराज धीराज, परमेश्वर, परम भट्टारक आदि उपाधियां धारण की थी। इसकी मुद्राओं में प्रतापशील अंकित था। ठीक है, प्रतापशील नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है कि प्रतापशील किसकी मुद्राओं में लिखा गया है। तो ये जो है प्रभाकर वर्धन की मुद्राओं में प्रतापशील वर्णित है। ठीक है, 605 में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है और इसकी पत्नी यशोमती सती हो जाती है। तो इसका मतलब सती प्रथा तब था। तो याद रखिएगा, अगर पूछ ले कि जो है इस समय सती प्रथा थी कि नहीं थी, तो भैया सती प्रथा उस समय थी। राज्यवर्धन शासक बना उसी समय मालवा के शासक देवगुप्त ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया तथा यहाँ के शासक गृह वर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को कारागार में डाल दिया। तो राजश्री जो है वो हर्षवर्धन की बहन है। ठीक है, और गृह वर्मा कौन है? वो राजश्री के पति हैं। तो गृह वर्मा की हत्या करके राजश्री को जो है कारागार में डाल दिया। 606 में हर्षवर्धन कन्नौज का शासक बना तथा इसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, जब इसके जो है बहन के पति को मार दिया जाता है तो ये क्या करता है, जो है कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। जो वहाँ पे अधिकार किया था, इसके बहन को मारा, इसके जो है बहनोई को मारा था, उसको मार कर और कन्नौज पर शासक कर लेता है, अपने बहन को मुक्त करवा लेता है और दोनों मिलकर शासन करते हैं, कन्नौज को राजधानी बना लेता है। ठीक है, इस उपलक्ष्य में 606 में हर्ष जो है संवत शुरू करता है। ये मगध बिहार राज्य की विजय, मगध जो कि बिहार में पड़ता है, राज्य की विजय की इस उपलक्ष्य में इसने मगध राज्य की उपाधि धारण की। कामरूप असम के शासक, असम को कामरूप कहा जाता था, के शासक भास्कर वर्मन ने हर्ष के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। तो याद रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय के होल अभिलेख से प्राप्त होता है कि नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को मार दिया था। ठीक है, हर्षवर्धन का शासनकाल साहित्य तथा कला की उन्नति का काल था। इसने प्रथम जो है इसके सभी धर्मों के संरक्षण किया था। इसके समय 2 धार्मिक सभाओं का आयोजन हुआ था। कौन कौन सी? तो प्रथम हुई थी कन्नौज में 5वीं बौद्ध संगीत हुई थी। अभी तक हम 4 बौद्ध संगीतों के बारे में केवल पढ़ते हैं, लेकिन 5वीं बौद्ध संगीति जो है कन्नौज में हुई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ह्वेन सांग ने की थी। ठीक है, इसमें महायान सभा का प्रचार प्रसार किया गया तथा महामोक्ष परिषद का जो है आयोजन, एक ये भी धर्म सभा थी। तो इसका आयोजन हर्ष के ने अपनी समस्त आय को दान कर देता है इसी में, और इसका आयोजन प्रत्येक 5 वर्ष बाद प्रयाग में किया जाता था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके शासनकाल में शिक्षा तथा साहित्य को भी उन्नति हुई थी। इसके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ज़्यादा शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, इसके काल में संस्कृत भाषा को महत्वपूर्ण दिया गया। अब देखिए, कुछ कुछ गुप्त से ही मिलता चला आ रहा है, क्योंकि गुप्तों ने भी संस्कृत भाषा को ही महत्वपूर्ण बनाया था और इन्होंने भी। ठीक है, इसके दरबार में बाणभट्ट नामक विद्वान रहते थे, जिन्होंने हर्षचरित, कादम्बरी, देखिए बाणभट्ट की रचनाओं को याद कर लीजिए। हर्षचरित है, कादम्बरी, पूर्व पीठिका और चंडी शतक। तो इन चारों को देखो, हर्षचरित, कादम्बरी सब लोग जानते हैं, लेकिन पूर्व पीठिका और चंडी शतक नाम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, हर्ष ने खुद ही 3 जो है नाटक लिखे थे, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। ठीक है,
ये जो है हर्ष ने लिखे थे। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। हर्ष ने अपनी स्वर्ण मुद्राओं पर बैल पर आरूढ़ भगवान शिव एवं पार्वती का चित्र अंकित करवाया है। तो बैल पर आरूढ़ जो है भगवान शिव और पार्वती का चित्र किसकी मुद्राओं पर है? तो हर्षकालीन मुद्राओं पर है। ठीक है। 78 ईस्वी में इसने जो क्या किया था, जो है शक संवत चालू किया था हर्ष ने। ठीक है। नहीं, सुनिए। पुलकेशिन सेकंड के दरबारी विद्वान जो है रवि कीर्ति द्वारा रचित एहोल अभिलेख में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। चूँकि शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ है, अतः 556 में 78 जोड़ देने पर तिथि आती है क्या? 634 ईस्वी। ठीक है। तो पुलकेशिन द्वितीय ने जो पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि रवि कीर्ति वर्मन, तो रवि कीर्ति ने ही एहोल अभिलेख स्थापित करवाया था। तो एहोल अभिलेख ने इसमें जो वर्ष दिया हुआ है जो मतलब युद्ध का या शक संवत का जो वर्ष उसने दिया है, तो दिया है 556 ईस्वी। ठीक है। 556 शक संवत बताया है उसको। तो अगर उसको ईस्वी में जोड़ा जाए तो देखिए 78 ईस्वी से ही जो है शक संवत चालू होता है। ठीक है। इसको जो है कुषाण शासक ने चालू करवाया था, शक संवत कुषाण शासक ने चालू किया था। तो उसने शक संवत में बताया कि 556 शक संवत में जो है एहोल अभिलेख की स्थापना की जा रही है। अगर उसको जोड़ा जाए ईस्वी में तो एहोल अभिलेख कब स्थापित किया गया? 634 ईस्वी में, है ना। तो चलिए, राजपूत काल आ जाता है, या इसको पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। इसमें 750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक हम देखेंगे। तो इसमें त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में भी बात किया गया। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, लगभग 1000 वर्षों तक भारतीय राजनीति के केंद्र मगध तथा उसकी राजधानी पाटलिपुत्र बनी हुई थी। ठीक है। अब 600 ईस्वी के बाद में पाटलिपुत्र के स्थान पर कन्नौज ने सबसे महत्वपूर्ण जगह बना ली, कन्नौज। ठीक है। कन्नौज के अब सब लोग क्या करते थे कि कन्नौज को शासक करना चाहते थे। अभी तक मगध को सब लोग अपनाना चाहते थे, वहाँ अपना राज बनाना चाहते थे। अब कन्नौज महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है। कन्नौज को महोदय श्री भी कहा जाता था। हर्ष की मृत्यु के बाद लगभग 150 वर्षों तक कन्नौज में कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं हुआ। तो उसके बाद क्या होता है कि बंगाल अब धीरे धीरे अलग अलग राजवंश उपजने लगेंगे। तो बंगाल, बिहार में पाल वंश, ठीक है, बंगाल और बिहार में पाल वंश आ गए। मालवा, राजस्थान तथा गुजरात में गुर्जर प्रतिहार, मालवा, राजस्थान और गुजरात में गुर्जर प्रतिहार, और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश का आधिपत्य हो गया। ठीक है। और इन्हीं तीनों ने, कौन कौन? पाल वंश और गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन तीनों ने मिलकर क्या किया? त्रिपक्षीय संघर्ष किया। किसके लिए? कन्नौज के लिए। ठीक है। कन्नौज पे शासन करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष, मतलब ये तीनों राजा लड़े। तो त्रिपक्षीय संघर्ष के मूल कारण कन्नौज की राजनीतिक महत्ता, उपजाऊ क्षेत्र और जो है व्यापारिक मार्गों की स्थिति थी। और इसमें जीतता कौन है? तो इसमें गुर्जर प्रतिहार जीत जाते हैं। ठीक है। पाल और राष्ट्रकूट हार जाते हैं। तो पाल वंश जो है, पाल वंश का उदय बंगाल में हुआ। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। गोपाल के बाद इसका पुत्र धर्मपाल शासक हुआ, और धर्मपाल ने क्या किया? अच्छा, त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की तरफ से धर्मपाल ही जो है शामिल हुआ था, मतलब धर्मपाल ने ही लड़ाई की थी। ठीक है। अब देखिए कि धर्मपाल बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और इसने विक्रमशिला बौद्ध विहार और सोमपुर बौद्ध विहार, दो बौद्ध विहार, कौन कौन से? विक्रमशिला बौद्ध विहार और सोमपुर बौद्ध विहार की स्थापना करवाई थी। किसने? धर्मपाल ने। और जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें भी पाल वंश की तरफ से धर्मपाल ही जो है शामिल हुआ था। तो ये दो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज को पराजित किया इसने। ठीक है। इसके समय जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बलपुत्र देव ने अपना दूत मंडल जो है इसके दरबार में भेजा था, और नालंदा में इसने क्या किया था कि जावा के विद्यार्थियों के लिए जगह मांगी थी कि वहाँ पे विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए। ठीक है। तो इसने 5 गांव दिए थे दान में, तो ये याद रखिएगा। संध्याकर नंदी रामपाल के दरबार में रहते थे। उन्होंने रामचरित नामक दर्शन, तो रामचरित जब पूछेगा कि किसने लिखा है तो आप जो है तुलसीदास वाला रामचरित मत बता दीजिएगा। रामचरित यहाँ पे संध्याकर नंदी थे, उन्होंने लिखा था, और वो रामपाल के दरबार में रहते। तो ये रामचरित जो है भगवान राम नहीं, जबकि रामपाल के जो है चरित्र का वर्णन किया गया है इसमें, और संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया है। तो इसको याद रखिएगा। इसके शासनकाल में ही जीमूतवाहन नामक विद्वान भी रहता था, और दाय भाग जो कि कानूनी ग्रंथ था उस समय की। और इस समय जो है दाय भाग को भी अभी भी कुछ ना जो प्रॉपर्टी वगैरह होती हैं या अपने सिविल लॉज हैं उसमें भी दाय भाग को थोड़ा बहुत शामिल किया गया है। ठीक है। तो चलिए
अब आगे बढ़ते हैं, आ जाता है गुर्जर प्रतिहार वंश। तो देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश इनकी अनेक शाखाएं थी, लेकिन उज्जैनी के जो गुर्जर प्रतिहार थे ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे। कहाँ के? उज्जैनी के। तो उज्जैनी के गुर्जर प्रतिहार वंश में की स्थापना 730 ईस्वी में नागभट्ट प्रथम ने की। तो इसके संस्थापक का नाम याद रखिए, गुर्जर प्रतिहार के नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम। तो नागभट्ट प्रथम का राष्ट्रकूट शासक दंतेल दुर्ग से युद्ध हुआ, जिसमें नागभट्ट प्रथम क्या हो गया था? पराजित हो गया था। वत्सराज में कन्नौज पर आक्रमण किया तथा इंदिरा युद्ध को पराजित किया। किसने? वत्सराज ने। वत्सराज के बाद इसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय, ठीक है, नागभट्ट, देखिए पहले नागभट्ट प्रथम आया, फिर वत्सराज आया, फिर नागभट्ट द्वितीय। शासकों के नाम याद रखिए चलिएगा। शासक हुआ जिसके कन्नौज पर आक्रमण किया तथा चक्रायुध को पराजित किया। किसको? चक्रायुध को पराजित किया। किसमें? कन्नौज में, ठीक है। तथा आगे बढ़कर धर्मपाल को पराजित किया। तो धर्मपाल को भी ये पराजित करता है, और किसको पराजित करता है? चक्रायुध को, ठीक है। नागभट्ट द्वितीय, तो इसको कौन कौन? नागभट्ट द्वितीय पराजित करता है। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की, ठीक है। मैंने अभी बताया ना त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। तो देखिए नागभट्ट द्वितीय कन्नौज को जीतकर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना कर रहा है, ठीक है। तो ये लोग जीत गए थे। नागभट्ट द्वितीय ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसके पौत्र मिहिर भोज स्वतंत्र महत्वपूर्ण शासक थे, ठीक है। और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक कौन बने? जो बाद में मिहिर भोज बने, है ना। मिहिर भोज, तो मिहिर भोज के ग्वालियर प्रशस्ति, याद रखिएगा कि ग्वालियर प्रशस्ति किससे जैसा जो है रिलेटेड है? तो मिहिर भोज से, ठीक है। इसमें उन्होंने वराह की उपाधि धारण की है और स्वयं को विष्णु का अवतार बताया है। मिहिर भोज का राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय से नर्मदा नदी के तट पर युद्ध होता है, जिसमें मिहिर भोज पराजित हो जाते हैं तथा वापस कन्नौज लौट जाते हैं, ठीक है। इसके समय अरबी यात्री सुलेमान, देखो सुलेमान जो है अरबी यात्री का इसके समय में ही आक्रमण होता है। तो इसके समय अरबी यात्री सुलेमान भारत आया। सुलेमान के अनुसार भारतीय शासकों में मिहिर भोज के पास सबसे बड़ी सेना थी। मिहिर भोज को इसने सबसे बड़ी सेना वाला राजा बताया, और सुलेमान इसे इस्लाम का शत्रु बताता था। किसको? मिहिर भोज को, ठीक है। इसके दरबार में राजशेखर रहते थे, जो राजकवि थे इनके, ठीक है, और गुरु भी थे। कौन? राजशेखर, मिहिर भोज के गुरु और जो है राज दरबारी दोनों कवि दोनों थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी नामक नाटक ग्रंथ की रचना की है, जो कि प्राकृत भाषा में है। भाषाओं के नाम याद रखिए, किस भाषा में कौन सा चीज ग्रंथ लिखा गया है? प्राकृत भाषा में। काव्य कर्पूर मंजरी लिखा है किसने? राजशेखर ने। तथा काव्य मीमांसा नामक जो है रचना की है, जो कि संस्कृत भाषा में। तो काव्य मीमांसा संस्कृत में है और कर्पूर मंजरी प्राकृत भाषा में है, ठीक है। चलिए, महिपाल के समय बगदाद निवासी अलमसूदी 916 ईस्वी में आया था। तो अलमसूदी 916, आप देखिए यहाँ पे अभी सुलेमान आया था, अब अलमसूदी। तो कभी कभी पूछ सकता है, 3-4 जो है पर्यटकों के नाम देखें कि कौन कब आया था, कि ये तो आपको उसको लाइन से लगाना रहेगा क्रम में कि कौन कब आया था। तो पहले सुलेमान आया है, ठीक है, और फिर आया है अलमसूदी। अलमसूदी किसके समय पे आया है? महिपाल के समय पे, ठीक है। गुर्जर प्रतिहारों के समय 1019 में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ का शासक कौन? शासक राजपाल था, ठीक है। क्या नाम था? राजपाल। तथा यह बिना युद्ध किए कन्नौज छोड़कर भाग गया था। तो कभी कभी पूछता है कि कन्नौज पर जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो किस वंश का शासक जो है शासन था? तो गुर्जर प्रतिहारों का, और इसमें का राजा था राजपाल, ठीक है। कौन था? राजपाल। और इसने युद्ध नहीं किया था, ये भाग गया था छोड़ के। राष्ट्रकूट वंश आ जाता है फिर। तो राष्ट्रकूट वंश, इसके जो भौगोलिक इकाई, ये जो है महाराष्ट्र के जो है जो भौगोलिक इकाई जिसपे भौगोलिक इकाई पे जिसपे शासन करते थे उसको राष्ट्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राष्ट्र। और वो इसलिए राष्ट्रकूट कहलाए थे, ठीक है। और ये जो राष्ट्र है आजकल जो महाराष्ट्र है, इसी को कहा जाता था तब राष्ट्र। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग था इसका संस्थापक, और इसकी राजधानी क्या थी? मानेकखेत, ठीक है। इसकी जो है इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो किसने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? कृष्ण प्रथम ने, ठीक है। राष्ट्रकूट शासक थे कृष्ण प्रथम ने। ध्रुव शासक कृष्ण प्रथम के बाद ध्रुव जो है उसका शासक बना, और पहला राष्ट्रकूट शासक जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया कौन था? ध्रुव। अब सब त्रिपक्षीय शासकों के नाम आपको याद हो गया। राष्ट्रकूट वंश से कौन भाग लिया था? पाल वंश से कौन भाग लिया था? और प्रतिहार वंश से कौन भाग लिया था, ठीक है। तीनों के नाम आपको हमने बता दिया।
गोविंद तृतीय ने दक्षिण में के अनेक शासकों को पराजित कर कीर्ति नारायण की उपाधि ली। किसने? गोविंद तृतीय ने कीर्ति नारायण की उपाधि, इनकी उपाधि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अमोघ वर्ष प्रथम ने नृपतुंग की उपाधि ली थी। ठीक है, इसने पाल शासक नारायण पाल को पराजित किया था। यह पहले देवी का पूजक था, बाद में जैन धर्म में अनुयायी बन गया था और बाद में जब इसकी मृत्यु हुई तो ये जो है गुरु आचार्य जिनसेन, इसके जो गुरु थे आचार्य जिनसेन थे, और बाद में जब इसकी मृत्यु हुई है तो ये जैन सन्यासी के रूप में इसकी मृत्यु हुई है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश आ जाता है। तो देखिए, साम्राज्य के लिए संघर्ष का युग अब आ गया। तो इसमें जो है पहले गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन के बाद में देश का अत्यधिक विशृंखल हो गया। ठीक है, अब देखिए कहाँ के राजा कौन कौन थे। तो मालवा में परमार वंश था। ठीक है, बुंदेलखंड में आपके आ जाएंगे चंदेल वंश। ठीक है, अजमेर में चौहान वंश, काशी और कन्नौज में जो है कौन आ गए? गहड़वाल वंश, और त्रिपुरी में आ गए कलचुरी वंश, और गुजरात में आ गए चालुक्य या सोलंकी वंश। तो नाम याद रखिएगा कौन कौन से वंश के राजा कहाँ पे थे। ठीक है, आइए देखते हैं मालवा वंश के बारे में। तो मालवा में कौन थे? परमार वंश। ठीक है, ये परमार वंश के ही कौन थे? आल्हा उदल का आप नाम सुने होंगे, आल्हा उदल। तो ये सब ये परमार वंश के ही थे। यहाँ पे सैनिक थे। ठीक है, मतलब सेनापति थे परमार वंश के राजा के। देखिए, तो गुजरात के प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे इन्होंने, और परमारों इनके जो है परमारों का आदि पूर्वज क्या था? परमार था। ठीक है, मतलब परमार उनका नाम था, उन्हीं के नाम पर परमार वंश पड़ा। प्रारंभिक राजधानी इनकी उज्जैनी थी, और मालवा के परमार वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक मुंजराज। मुंजराज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको परीक्षा में कई बार पूछा गया। तो मुंजराज परमार वंश के थे। मुंजराज स्वयं विद्वान और विद्वानों के संरक्षक था। इसको कवि मित्र कहा जाता है, तो याद रखिएगा। अब देखिए, परमार वंश में कवि के नाम से दो आएंगे, अभी एक कवि मित्र आ गए, कवि मित्र, तो ये कहा जाता था मुंजराज को, याद रखिएगा। अभी देखिएगा एक लोग आएंगे कविराज की उपाधि धारण करते हैं, राजा भोज। ठीक है, तो ये कविराज हैं। ठीक है, तो इन दोनों में कन्फ्यूजन मत करिएगा, कवि मित्र और कविराज दोनों की अलग अलग उपाधियां हैं। तो कवि मित्र की उपाधि मुंजराज ने धारण की थी। ठीक है, आगे है कि भोजराज इस वंश का सबसे महान शासक था। इसने उज्जैनी के स्थान पर जो है धारा नगरी को अपनी राजधानी बनाया। तो पूछता है कि उज्जैनी से धारा नगरी को राजधानी किसने स्थानांतरित किया? तो ये किया था आपके भोजराज ने। भोजराज ने ही धारा नगरी को बसाया था, और इसको जो है कविराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, कवि मित्र की किसने? इसके पिता जो है महाराजा धंग ने। ठीक है, मुंज ने। तो मुंज जो है कवि मित्र की उपाधि धारण करते हैं, और भोज कौन है? तो भोज कविराज की उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने पे पता चलता है कि धनपाल भोजराज के समय पर जीवित रहा, और भोजराज के कहने पर इसने तिलक मंजरी नामक ग्रंथ की रचना की। तिलक मंजरी पूछता है कि किसकी रचना है? तो ये धनपाल की रचना है। ठीक है, अब गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश के बारे में जान लेते हैं। तो चालुक्यों के आदि पूर्वज चुलुक थे, इसलिए इन्हें चालुक्य कहा गया। ठीक है, चालुक्य वंश के संस्थापक मूलराज सोलंकी। अब इनको याद रखिएगा, मूलराज सोलंकी। अब ये सोलंकी थे, इसलिए इनको सोलंकी वंश भी कहा जाता है। इनके नाम पे पीछे सोलंकी लिखा है, सोलंकी क्षत्रिय, तो इसीलिए इनको सोलंकी भी कहा जाता था। इनका नाम था मूलराज। ठीक है, मूलराज सोलंकी ने जो है अन्हिलवाड़ा को अपनी राजधानी बनाई थी, और इसकी अंतिम राजधानी थी कौन? अन्हिलवाड़ा। ठीक है, इसमें जो है भीम प्रथम गुजरात के सोलंकी शासन का महत्वपूर्ण शासक था। इस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था। ठीक है, उसी के समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। यह महमूद गजनवी के आक्रमण को नहीं रोक सका था। तो पूछता भीम जो है महमूद गजनवी ने किसके समय पर आक्रमण किया था? तो भीम प्रथम उस समय का राजा था। ठीक है, भीम प्रथम के मंत्री तेजपाल और विमलपाल ने आबू पर्वत पर जो है दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये भी भीमपाल जो है भीम प्रथम के समय पर ही हुआ था, जब मंदिर का निर्माण करवाया गया था। भीम प्रथम के बाद इसका पुत्र कर्णदेव शासक बना। इसके बाद पुत्र जयसिंह सिद्धराज शासक बना। यह शक्तिशाली शासक था। ठीक है, इसने यशोवर्मन को पराजित कर अवंती नाथ की उपाधि धारण की। अब रुकिएगा, यहाँ पे आप एक बात देख लीजिए कि जो है जयसिंह पूछेगा बाद में कि जयसिंह
जो था, या फिर इसके पुत्र जय सिंह सिद्धराज शासक बना और यह शक्तिशाली शासक था, तो ठीक है। लेकिन पूछता है कि यशोवर्मन को किसने पराजित किया था, तो यशोवर्मन को जो है जय सिंह ने पराजित किया था, जो कि चालुक्य वंशी था, मतलब सोलंकी वंश का या चालुक्य वंश का था। इसने यशोवर्मन को पराजित किया था, तो ये नाम याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में कि यशोवर्मन को किसने पराजित किया था, ठीक है। इसने खंभात में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। कुमारपाल इस वंश का सबसे महान शासक था, ठीक है। इसने सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था, तो सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो कुमारपाल ने करवाया था, है ना। चलिए, इसके बाद मूलराज द्वितीय तथा भीम द्वितीय शासक हुए। इन्हीं के समय 178 में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन भीम द्वितीय के नेतृत्व में चालुक्य सेना ने गोरी को पराजित कर दिया, ठीक है। तो इसने मोहम्मद गोरी को किसने पराजित किया था, भीम सेकंड ने। अब याद रखिएगा, भीम सेकंड ने मोहम्मद गोरी को 1178 में पराजित कर दिया था, और भीम फर्स्ट जो है उसके द्वारा क्या कहते हैं, महमूद गजनवी के द्वारा पराजित हुआ था, ठीक है। चंदेल वंश अब आ जाता है, तो इस वंश का उदय बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। शुरुआत में ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। इस वंश का जो संस्थापक था उसका क्या नाम था, नन्नुक। चंदेलों का जो है संस्थापक का नाम है नन्नुक। इसके बाद क्रमशः वागपति और जय शक्ति या जेजा शक्ति इसके जो है राजा बनते हैं। तो जेजा या जय शक्ति के नाम पर ही इसको जेजाक भुक्ति भी कहा जाता था। इस वंश को जेजाक भुक्ति वंश भी कहा गया है। इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक यशोवर्मन था, कौन हराया था, ये देखिए। यशोवर्मन को कौन हरा रहा है, यहाँ पे जय सिंह सिद्धराज। कौन हरा रहा है, जय सिंह सिद्धराज, ठीक है। तो यही यशोवर्मन को हराया था, ठीक है। अब देखिए कि इसमें एक राजा होते हैं सबसे प्रसिद्ध, उनका नाम रहता है धंग। तो धंग इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। इसने अनेक जो है विजय कर अनेक साम्राज्यों को विजय किया, ठीक है। इसने कालिंजर के किला बनवाया था, ठीक है। कालिंजर में एक किला निर्माण करवाया और अपनी राजधानी खजुराहो के स्थान, इसने क्या किया, खजुराहो के स्थान पर कालिंजर को अपनी राजधानी बना लिया, ठीक है। और यही जब कालिंजर के किलों को बनवाया तो इसने कालिंजराधिपति मतलब कालिंजर का अधिपति नामक उपाधि धारण की, किसने, धंग ने। तो याद रखिएगा, कालिंजर के किले को इसी ने बनवाया था, धंग ने, और कालिंजराधिपति का भी उपाधि धारण किया था, और ये चंदेल वंशी था, ठीक है। चलिए, अब क्या होता है कि इसके 100 बीवियाँ थीं, ठीक है। 100 पत्नियों के साथ ये प्रयाग जाता है और वहीं पर जल समाधि ले लेता है, ठीक है। और इसके बाद जो सबसे बड़ा इसका शासक बनता है वो विद्याधर बनता है। तो इस वंश का सबसे महान शासक रहता है विद्याधर, जो 1020 से 21 में महमूद गजनवी ने कालिंजर पर आक्रमण किया। तो उस समय विद्याधर ही इस युद्ध प्रारंभ करता है, और इस समय का राजा मतलब विद्याधर ही रहता है, ठीक है। अब आइए कलचुरी वंश। तो कलचुरियों को अनेक शाखाओं के त्रिपुरी या कलचुरी प्रसिद्ध हुए हैं, ठीक है। त्रिपुरी में इनका शासक रहता था। इस वंश का प्रथम शासक कोकल्ल था, ठीक है, कोकल्ल देव। तो इनका नाम याद रखिएगा। इस वंश का जो पहला महान शासक था वो गांगेय देव था। केवल दोनों का नाम याद रखिए, कोकल्ल देव और गांगेय देव, बस ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आ गया चौहान वंश, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो है शाकंभरी राजस्थान के इनकी शाखा है, ठीक है। इस वंश का जो प्रथम शासक था वो था वसुदेव। तो इनके जो संस्थापक का नाम याद रखिए, वसुदेव है। सिंहराज इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था, ठीक है। और देखिए अजय राज, तो अजय राज के ही नाम पर जो है अजमेर नामक जो शहर बसा हुआ है वो अजय राज के ही नाम पर बसा हुआ है, ठीक है। इसका जो पंजाब में गजनवी शासकों से युद्ध हुआ और गजनवी शासक पराजित कर दिया था इसने, ठीक है। इसका पंजाब में गजनवी शासकों से युद्ध हुआ और गजनवी शासक पराजित हुए। इसी उपलक्ष्य में इसने क्या किया, तुर्क जीत मतलब तुर्कों को जीतने वाला, तुर्क जीत की उपाधि धारण की किसने, विग्रहराज बीसलदेव चतुर्थ, ठीक है। विग्रहराज बीसलदेव चतुर्थ जो है इस वंश में क्या आते हैं, मतलब इस वंश के थे, और उसने गजनी शासकों को पराजित किया था और उपाधि धारण की क्या, तुरुष्क जीत, विग्रहराज बीसलदेव, ठीक है। बीसलदेव तुरुष्क जीत की उपाधि धारण करते हैं। इसने स्वयं संस्कृत भाषा में हरिकेली नाटक जो है हरिकेली नाटिका नामक एक रचना की, ग्रंथ की, संस्कृत भाषा में है। तो इसको किसने लिखा है, इसको लिखा है विग्रहराज बीसलदेव ने, ठीक है।
कई बार पूछता है कि विग्रहराज बीसलदेव किस वंश से संबंधित हैं, तो आपके चौहान वंश से हैं। ठीक है, अब आइए इसमें देखते हैं कि इसके दरबार में संस्कृत का प्रकांड विद्वान सोमदेव रहता था। इनके बारे में कई बार पूछा गया है सोमदेव किसके दरबार में रहते थे, तो ये विग्रहराज बीसलदेव के दरबार में रहते थे। इसके संस्कृत भाषा में ललित विग्रह राज की रचना की है, ललित विग्रह राज। ठीक है, देखिए विग्रह राज की रचना की है। इसने अजमेर के सरस्वती विद्या मंदिर नामक संस्कृत विद्यालय की स्थापना करवाई थी। चलिए आगे, इसमें इसके बाद में सोमेश्वर द्वितीय शासक बना। कौन? सोमेश्वर द्वितीय। ठीक है, शासक बना, अपने पिता के साम्राज्य को सुरक्षित रखा। और अब सोमेश्वर द्वितीय के बाद में आते हैं पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज तृतीय शासक बनते हैं और इस वंश का सबसे महान शासक थे। कौन? पृथ्वीराज तृतीय। दिल्ली के शासक अनंगपाल के पुत्र के अभाव में पृथ्वीराज चौहान ने अपना उत्तराधिकारी चुना। इसी समय दिल्ली चौहानों की राजधानी बन गई। ठीक है, ये 1191 में 12 मई में जो है तराइन का युद्ध होता है। ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान प्रथम वाले में जीत जाते हैं और द्वितीय वाले में हार जाते हैं। ओके, चलिए पृथ्वीराज विषय जो है, पृथ्वीराज के दरबार में जननायक भट्ट जैसे विद्वान रहते थे, जिसने पृथ्वीराज विजय की रचना की। ठीक है, इसकी पृथ्वीराज दरबारी कवि क्या नाम था? चंद्रबरदाई था, जिसने पृथ्वीराज रासों की रचना की। आगे आइए गहड़वाल वंश। तो गहड़वाल वंश के बारे में, इसकी जो राजधानी थी गहड़वाल प्रतिष्ठान झूसी जो है कौशाम्बी चंद्रवंशी शासक थे। ठीक है, चंद्रवंशी राजा थे। और चंदेल शासक कीर्तिवर्मन के सेनापति गोपाल को पराजित कर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करते हैं। इसने वाराणसी को अपनी राजधानी बनाया था गहड़वालों ने। ठीक है, और इसने कन्नौज को जीत कर अपने राज्य में शामिल कर लिया था। तो इसका जो शासक मेन रहता है उसको देखना है, वो जो आपका रहता है जयचंद। तो जयचंद यहीं का राजा था और 1194 में मोहम्मद गोरी से इससे युद्ध होता है, जिसमें चंदावर का युद्ध के नाम से जानते हैं। तो चंदावर के युद्ध में जयचंद जो है हार जाता है और यहीं पे मारा जाता है। जयचंद के दरबार में संस्कृत के प्रकांड विद्वान श्रीहर्ष रहते थे और इन्होंने क्या लिखा है? नैषध चरित और खंडन खंड खाद्य की रचना इन्होंने की है। किसने? श्रीहर्ष ने। और ये किसके दरबार में रहते थे? जयचंद के। श्रीहर्ष को कई बार पूछा गया किसके दरबार में रहते हैं। चलिए आज का वीडियो पूरा होता है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे दक्षिण भारत के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।